नमस्कार, 5 के प्राइम टाइम में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। भारतीय राजनीति के इतिहास में ऐसे तमाम परिवारों के उदाहरण हैं जहां पिता पुत्र, चाचा भतीजे के बीच अदावत इस हद तक भरा पड़ा है जिसमें कभी चाचा भतीजे पर भारी पड़ा तो कभी भतीजा चाचा पर। दरअसल सत्ता का खेल ही ऐसा है कि हर कोई सदैव बाजी जीतना चाहता है और जीत की यही चाहत कभी परिवारों का विभाजन कराती है तो कभी पार्टियों का विभाजन हो जाता है। सत्ता की चाहत में पल भर में घर का झगड़ा सड़कों पर आ जाता है और विरोधी दलों के साथ ही जनता भी उसका आनंद लेती है। ताजा लड़ाई अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की है। ये लड़ाई तो बहुत पुरानी है, लेकिन 2022 विधानसभा चुनाव में एक होने के बाद फिर दोनों के रिश्तों में दरार पड़ गई। शिवपाल सिंह यादव ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बड़ा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अगर हमारे नेता को ये लगता है कि मैं उनके साथ नहीं हूं तो मुझे तुरंत पार्टी से निकाल दे। दरअसल एक दिन पहले ही अखिलेश यादव ने शिवपाल को लेकर कहा था कि वो अब विपक्षी दल के संपर्क में हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद से ही चाचा शिवपाल यादव और उनके भतीजे अखिलेश यादव की नाराजगी जग जाहिर है। अब ऐसे में शिवपाल यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने को लेकर राम भक्त बनने और समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कर आरएसएस के एजेंडे पर आगे उसको बढ़ाते हुए नजर आए हैं। शिवपाल के अगले कदम पर सस्पेंस बना है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बीजेपी के हो गए हैं शिवपाल? आखिर क्या वजह है कि शिवपाल की अभी तक बीजेपी में एंट्री नहीं हो पाई? इन्हीं कुछ सवालों के साथ करेंगे अपने मेहमानों के साथ चर्चा, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया सुनाते हैं आपको। गैर राजनीतिक जो सवाल पूछा गया है, किसी राजनीतिक व्यक्ति ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है, गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। वैसे तो हम तो समाजवादी पार्टी के 111 विधायक जो जीते उन्हीं में से मैं हूँ और समाजवादी पार्टी के चुनाव लड़ा। तो अगर उनको ऐसा लग रहा है तो शीघ्र हमें समाजवादी विधानमंडल दल से निकाल दें। मैं तो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा और जब समाजवादी विधानमंडल दल में हमको नहीं मानते हैं, नहीं निमंत्रण दिया जाता है। तो चुनाव लड़े सपा से, लेकिन फिर भी सपा उनको अपना नहीं मानती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिवपाल सिंह यादव की। अब कई सारे पलटवार सामने आ रहे हैं, कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। सपा नेता नवीन दुबे हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बीजेपी प्रवक्ता ओपी सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का ही जनतंत्र टीवी पर। और सबसे पहला रुख मैं नवीन जी आपका करना चाहूंगी। सपा को लेकर पहले से ही कई सारी चीजें सामने आई। नेताजी मुलायम सिंह यादव को लेकर ये आया है कि अखिलेश यादव जी उनकी सुनते नहीं है। उसके बाद चाचा से उनकी जो नाराजगी है वो सामने आई। अगर हम बात करें विधानसभा चुनावों की तो इस बीच काफी कुछ ऐसा रहा है, सिर्फ एक सीट शिवपाल सिंह यादव, और ऐसा कहा गया कि सपा के वो नेता हैं लेकिन फिर भी वो नेता नहीं है। जो मीटिंग हुई उसमें भी उन्हें इन्विटेशन नहीं दिया गया। अब सीधा ये कह दिया गया है कि विपक्षी दल के साथ वो मिले हुए। क्या है ऐसा, क्यों ये नाराजगी सामने आ रही? क्या वाकई में शिवपाल सिंह यादव बीजेपी के हो जाएंगे? देखिए कोमल जी, इस विषय पर एक लंबे समय से चर्चाएं चल रही हैं। अफवाहों का बाजार गर्म है और रोज नए नए कयास लगाए जाते हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव जी का जहां तक सवाल है, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने अभी हाल ही में मैनपुरी में अपने दौरे में कहा था अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं और सभी से ये कहा भी है कि अखिलेश यादव जी के साथ खड़े रहें। पूरी पार्टी, पूरी संगठन, एक एक कार्यकर्ता और एक एक वोटर समाजवादी पार्टी के साथ पूरी दृढ़ता के साथ खड़ा हुआ है। अब प्रश्न ये आता है कि माननीय शिवपाल सिंह यादव जी इस टिप्पणी को, जो कल आगरा में माननीय अखिलेश यादव जी ने टिप्पणी दी है, उन्होंने पर्टिकुलरली किसी का भी नाम नहीं लिया है, किसी को टारगेट नहीं किया है। उन्होंने बड़ा एक सहज भाषा में अनुशासन के तहत, किसी भी पार्टी या संगठन को चलाने के लिए अनुशासन का एक अहम रोल होता है, तो उन्होंने वही कहा है कि अनुशासन के तहत कि जो भी लोग यदि भारतीय जनता पार्टी के साथ संपर्क में हैं या जुड़े हुए हैं तो वो समाजवादी पार्टी में न रहें। इस चीज पर किसी को बुरा लगने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। यदि कोई है इस तरीके के नेता हमारे यहाँ, यदि कोई है जो संपर्क में है, तो वो जा सकते हैं। उन्होंने यही कहा है और ऐसा कोई विशेष किसी को आहत करने वाला बयान नहीं दिया है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। दूसरी चीज, माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के विषय में तमाम समय से
अटकलें लगाई जा रही हैं। जब से अपर्णा जी भारतीय जनता पार्टी में चुनाव पूर्व चली गई थी, तब से अटकलें लगाई जा रही हैं और लोग इस तरीके की बातें कर रहे थे। लेकिन पूरे चुनाव में पूरी निष्ठा के साथ शिवपाल सिंह यादव जी पार्टी के साथ रहे और पार्टी ने भी उनको अपने साथ बराबर रखा है। पूर्वांचल में जहां जरूरत थी उनकी, उनको लगाया भी गया है। तो ऐसा कहीं नहीं है कि किसी तरीके का कोई आपसी मतभेद है। बेशक विधानमंडल दल की जब बैठक का सवाल आया तो आप ये देखिए कि समाजवादी पार्टी के चुनाव निशान पर बहुत से प्रत्याशी ऐसे थे जो राष्ट्रीय लोकदल के भी चुनाव लड़े थे। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी 2018 से अस्तित्व में है। उस पार्टी का अपना एक मंडल है, अपना दल है, एक संगठन है और ठीक ठाक संगठन है। तो ऐसा नहीं है कि उस बैठक में माननीय शिवपाल सिंह यादव जी को नहीं बुलाया गया तो ये बहुत बड़ी नाराजगी वाली बात है। समाजवादी पार्टी के विधायकों की कई और भी दल हैं जिनके नेताओं को नहीं बुलाया गया, चलिए मान लिया, लेकिन वो सभी चाचा तो नहीं थे ना, उनसे कोई पर्सनल रिश्ता तो नहीं था। ठीक है, नहीं बुलाया, लेकिन पर्सनली जाके उनको समझाया जा सकता था कि भाई हमने मीटिंग में नहीं बुलाया, इसका ये कारण है। उससे शायद आज वो नाराजगी यहां तक नहीं पहुंचती कि वो बीजेपी के समर्थन में कुछ कह रहे होते या पक्ष में कोई बात रख रहे होते। नहीं, सेम डे ही एक नोटिस जारी भी हो गया था हमारे यहाँ पार्टी से, जिसमें ये कहा गया था कि हमारे जो भी गठबंधन दल हैं उनकी बैठक 29 तारीख को होगी और 29 तारीख में सभी को। फिर ये तो एक फॉर्मेलिटी वाली चीज है, ये ऑफिशियली रूप से एक अनाउंसमेंट था। पर्सनली इसमें कोई भी चीजें नजर नहीं आई। जिस हिसाब से शिवपाल सिंह यादव को लेकर बात कही जाती है कि पार्टी को खड़ा करने में उन्होंने अपना खून पसीना बहाया है। फिलहाल नवीन जी, मैं आपके पास लौटूंगी। एक टिप्पणी हम बीजेपी प्रवक्ता ओपी सिंह जी की भी ले लेते हो। ओपी सिंह जी, क्या कुछ कहिएगा? शिवपाल सिंह यादव क्या भी में शामिल मांगते हैं तो क्या एक्सेप्टेंस दिखेगा बीजेपी की तरफ से? कोमल जी, पहली चीज तो यह है कि जो लोग परिवार को ही पार्टी मानते थे, न उनके परिवार में कुछ ठीक चल रहा है, न पार्टी में ठीक चल रहा है। और पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो प्रतिदिन चर्चा का विषय बनी है और ये लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है। जिस प्रकार से चचा भतीजे का तीर चल रहा है, उसका मायने आम आदमी निकाल सकता है। नवीन जी उसको चाहे जितना घुमा फिरा करके बोले। हालांकि ये समाजवादी पार्टी का मामला है, लेकिन तीन चीजें हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या उत्तर प्रदेश के नागरिक की हैसियत से जो मैं देख रहा हूं, मैं उसको बता रहा हूं। नंबर एक, अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की जब से कमान संभाली, न तो पार्टी में ठीक है न परिवार में ठीक है। उसका उदाहरण है अर्पणा यादव जी जा चुकी हैं और इनके ही परिवार और पार्टी में यह बहस चल रही है कि शिवपाल यादव भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है और वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, इसका बहुत सही तरीके से अंदाजा लगाया जा सकता है। जिस प्रकार से अखिलेश यादव उम्र में कम है और इस पार्टी को सींचने में मुलायम सिंह यादव के साथ कंधा से कंधा मिला करके शिवपाल यादव ने दिन रात मेहनत की है, उनका अपमान जो किया है, अब मैं विस्तृत में नहीं जाना चाहता क्या क्या अपमान किया, बताने लगूंगा तो बता दूंगा। तो या तो वो भारतीय जनता पार्टी में आने आए, अर्पणा यादव आए, स्वागत है, वो भी कल चले आए, स्वागत है। दूसरी बात, एक और कयास लग रहा है, क्या शिवपाल यादव, आजम खां और तमाम जो गठबंधन के साथी हैं जिनको तवज्जो नहीं मिला, उनसे मिलकर के अपनी एक नई पार्टी बनाएंगे, इसका भी कोमल जी चल रहा है। तीसरी बात, ये समाजवादी पार्टी का इतिहास केवल समाजवादी पार्टी का इतिहास है। जब कोई चुनाव होगा उसके पहले ये पार्टियों से गठबंधन नहीं कहते तो ये है कि समान विचारधारा का गठबंधन है, लेकिन ये करते हैं करार, और जो करार होता है वो 90 दिन, 100 दिन, 60 दिन, 30 दिन का होता है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि 2017 के चुनाव में किस प्रकार से कांग्रेस में राहुल गांधी से गलबैया करके और जैसे परिणाम आया वैसे दोनों में हो गया। 2019 में बुआ भतीजे का गठबंधन हुआ, अभी जो है मतगणना खत्म नहीं हुई, क्या हुआ? तीसरा 2022 का चुनाव हुआ, मतगणना खत्म होते ही आपने देखा महान दल जो इनके साथ था, अशोक मौर्य, वो अलग टिप्पणी करके चले गए। जो इनके साथ सबसे बड़े कारीगर थे ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने तो बयान दे दिया कि हम पहले चरण से ही मालूम था कि समाजवादी पार्टी हार रही है। तो ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन परिवार और पार्टी दोनों में नहीं।
तीसरी बात, जिस पार्टी का वर्तमान नेता का इतिहास ही और नवीन जी बुरा ना मानिएगा, मैं कि जवाब जिस दूंगा मुलायम आपको, एक सिंह एक पॉइंट यादव में जवाब ने दूंगा, आप कह लीजिए। समाजवादी पार्टी को हाँ दीजिएगा, बिल्कुल दीजिए, हमें अच्छा लगेगा। आपकी बारी आएगा, बोलिएगा, आप मेरे ऊपर भी तंज कसिएगा मेरी चलिए पार्टी आप को। पहले अपनी बात पूरी तो लेकिन कर लीजिए, नवीन जी बाद में वो ने जवाब दे ही अपनी लेंगे, बात वो कीजिए। कुछ कह नहीं रहे। एक सेकंड कोमल जी, एक सेकंड कोमल जी, एक सेकंड। मेरा यह कहना है कि मुलायम सिंह यादव जैसे कद्दावर नेता को जिस प्रकार से कुर्सी से हटाकर अपमानित करके अखिलेश यादव बैठे हैं, औरंगजेब के बाद पहला इतिहास है जिसने अपने पिता को जबरदस्ती गद्दी से उतार करके गद्दी पर बैठा। अब आप बोलिए नवीन जी। ओम प्रकाश जी, आपने बहुत अच्छी एक स्क्रिप्टेड स्टोरी जो तरीके से फैब्रिकेट करके सुनाई है। अब मैं आपको एक वास्तविकता से रूबरू कराता हूं और मैं समझता हूं आप बहुत सहजता के साथ उसको सुनेंगे भी, स्वीकार भी करेंगे। आप हमारे और अन्य दलों के दूसरों के घरों में जो ताक झांक करते हैं, अपने यहाँ भी अगर आपने ताक झांक कर ली होती तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी के 250 विधायक जो सदन में धरने पर बैठे थे, एक नई परंपरा का आगाज हुआ था। ऐसा कभी उत्तर प्रदेश के इतिहास में नहीं हुआ है। आप बातें बना रहे हैं कि साहब माननीय मुलायम सिंह जी का सम्मान नहीं हुआ, शिवपाल सिंह यादव जी का सम्मान नहीं हुआ। आपके यहां बता दीजिए, सर्वाधिक सीटें 2014 में पंडित लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी के नेतृत्व में जीत कर आई थी भारतीय जनता पार्टी। हाशिए पर हैं वो, चिंता करिए अपनी पार्टी के बुजुर्गों की और उन लोगों की जिन्होंने उस पार्टी को खड़ा किया है। दूसरों के घर में ताक झांक करना बंद कर दीजिए। एक्चुअली वास्तविकता ये है कि भारतीय जनता पार्टी पेगासस ले आती है, जासूसियां कराती है, पूरा देश देख रहा है, विश्व देख रहा है। आपका आचरण, आप जिस तरीके से ऊपर का आवरण दिखाते हैं उस तरीके का साफ सुथरा आवरण आपका है नहीं। चलिए समस्या ये है, ठीक। मैं वही कह रहा हूं कि आप एक बार अपनी अंतरात्मा में झांकिए। और ये तोड़ फोड़ सेंध लगाना मध्य प्रदेश में दुनिया ने देखा है। जनादेश का जिस तरीके का अपमान किया गया और आपने वहां से विधायकों को तोड़ा, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को तोड़ा और उसके बाद वहां चुनाव करा के और अपनी सरकार बनाई, ये पूरा देश देख रहा है। लोकतांत्रिक मूल्यों की जिस तरीके से आप हत्या कर रहे हैं वो देश देख रहा है। लेकिन ये साजिशें उत्तर प्रदेश में कामयाब होने वाली नहीं है, ये आप नोट कर लीजिए। चलिए नवीन जी, मेरा अगला सवाल आपसे यही रहेगा कि अब अगर हम अखिलेश यादव जी को लेकर बात करें, क्या इरादा है उनका? क्योंकि आजम खान की भी तरफ से एक बड़ी नाराजगी सामने आई। उनके मीडिया प्रभारी ने साफ कहा कि हमारे कपड़ों से उनको बू आती है, हमसे मिलना नहीं चाहते। अगर शिवपाल यादव, अगर हम कंपेयर करना चाहें, क्योंकि अभी ताजा अपडेट के अनुसार यही कहा जा रहा है कि शिवपाल यादव को मनाने में कोई कोर कसर नहीं की जा रही, किसी तरीके की कोई भी कोशिश नहीं। लेकिन हाँ, ये जरूर सोचा जा रहा है कि आजम खान को हाथ से ना जाने दिया जाए, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक उस तरफ से आता है। देखिए कोमल जी, आजम खान साहब वरिष्ठ समाजवादी नेता हैं, शिवपाल सिंह यादव जी भी वरिष्ठ समाजवादी नेता हैं और उनके जो मीडिया प्रभारी हैं उनका एक बयान आया है, वो उनकी निजी राय हो सकती है। अब्दुल्ला आजम साहब समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उनका कोई इस तरीके का स्टेटमेंट तंज कसते हुए उनकी भी कई लाइंस देखी गई हैं ट्वीट के जरिए। उन्होंने भी कई बार तंज कसा है, क्योंकि जब ये इलेक्शंस हुए उसके बाद ये जो नाराजगी सामने आ रही है वो नाराजगी बढ़ती जा रही है। अब्दुल्ला आजम की तरफ से भी नाराजगी देखी गई और मीडिया सलाहकार, मीडिया प्रभारी हैं यदि, तो अपने आप व्यक्तिगत राय इस तरह से मीडिया के सामने कैसे रख सकते हैं? फिर तो अगर सबके सामने आ गई, ये व्यक्तिगत बिल्कुल नहीं। मीडिया प्रभारी वो हैं, आजम खान साहब के हैं। आजम खान साहब के निजी मीडिया प्रभारी हैं या जौहर विश्वविद्यालय के मीडिया प्रभारी हैं अथवा समाजवादी पार्टी के वो मीडिया प्रभारी हैं, वो किस तरीके के मीडिया प्रभारी हैं पहले तो ये स्पष्ट होना चाहिए। आधिकारिक कौन सा उनके पास ऐसा पद है मीडिया प्रभारी होने का, या आजम खान साहब का कोई अलग संगठन है जिसके वो मीडिया प्रभारी हैं? केवल अगर उनके पीए हैं, मान लेता हूं, तो वो उनकी निजी राय है, निजी उनका मत हो सकता है। और उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिम समाज को जो सम्मान और जो साथ समाजवादी पार्टी ने दिया है, जिसको आज भी मुस्लिम समाज सम्मान करता है और साथ देता है, और मैं इस बात का दावा करता हूं कि आने वाले समय में भी मुस्लिम समाज सहित पिछड़ा वर्ग समाज, ब्राह्मण समाज और अन्य सभी समाज और खासकर युवा
समाजवादी पार्टी के साथ है, क्योंकि एक उम्मीद की किरण उनको दिखाई दे रही है। भले ही इस चुनाव के परिणाम जो भी रहे हों, हमारी शक्ति बढ़ी है, हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है और एक मजबूत विपक्ष के रूप में हम खड़े हुए हैं और इसी कारण भारतीय जनता पार्टी की पेशानियों पर बल पड़े हुए हैं। इनको दिखाई दे रहा है कि 2024 के चुनाव के परिणाम में इनकी पूरी पराजय होने वाली है, इनकी सीटें सिमटने वाली हैं। लिहाजा ये घबरा रहे हैं और इस तरीके की जोड़ तोड़ का माहौल बना रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इनका कल्चर है। माना हमने, चलिए ठीक है, मान लिया। लेकिन जिस तरह से आपने अगर कहा कि आजम खान वरिष्ठ नेता हैं, वो उनके मीडिया सलाहकार प्रभारी की निजी राय हो सकती है, यदि ऐसा था तो कोई खंडन तरीके से किसी भी तरीके की कोई अपडेट भी सामने आती है, ये इस तरह से कुछ नहीं आया फिलहाल। अब अगर हम बात कर लेते सपा को एकजुट करने की, क्योंकि बहुत ज्यादा बिखराव नजर आ रहा है। आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन पब्लिक के सामने बीजेपी की किस तरह की तस्वीरें ये पूरा देश जानता है, सपा की कैसी तस्वीरें हैं ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूं, और जो दर्शक इस वक्त इस डिबेट को देख रहे हैं वो भी जानते हैं। कैसे एक करिएगा ये नाराजगी जो एक एक करके सभी वरिष्ठ नेताओं में फैलती जा रही है, इसको कैसे दूर करिएगा? कोमल जी, कहीं कोई नाराजगी इस तरीके की नहीं है जिस तरीके का उसका प्रचार और प्रसार किया जा रहा है। चुनाव से पहले भी इस तरीके की बातें उठी थी और काफी इस तरीके की बातें कही गई थी। बावजूद इसके हमारा वोट प्रतिशत 21% से 36% प्लस हुआ है। अल्टीमेटली जनता ने हमें स्वीकार किया है और इस तरीके की जो छोटे छोटी चीजों को आगे बढ़ा के और कहा गया है कि यहाँ मतभेद है या आपस में तालमेल नहीं है, ये सब एक बनाया हुआ प्रोपेगेंडा भारतीय जनता पार्टी का है, जिसको वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लाती है। आईटी सेल उनका इस तरीके का काम करता है। वास्तविकता के धरातल पर समाजवादी पार्टी में कहीं किसी प्रकार का किंचित मात्र भी कोई मतभेद किसी के बीच में नहीं है। सभी नेता आपस में कोऑर्डिनेशन में रहते हैं, बात करते हैं और बराबर एकजुट होकर हम लोग 2024 की चुनाव की तैयारियों में लग गए हैं। प्रस्पा दिखेगी साथ में क्या 2024 में? अवश्य दिखेगी, क्यों नहीं दिखेगी। किस तरह से? इसी तरह से, क्योंकि जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है लगातार, लग तो ऐसा कुछ नहीं रहा है, क्योंकि सपा की तरफ से विधानसभा चुनाव में भी ये कहा गया कि हम बहुत तैयारी के साथ मैदान में हैं, रिजल्ट्स कुछ और ही। हालांकि सीट्स जरूर बढ़ी लेकिन कोई ज्यादा फायदा नहीं। विधान परिषद के चुनाव भी हमने देख लिए, लेकिन 2024 के चुनावों को लेकर जब बात करी जा रही है तो उससे पहले तमाम वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी भी सामने है। अब अगर हम शिवपाल यादव को लेकर बात कर ले, उनके हाल ही की प्रतिक्रिया या फिर पहले की प्रतिक्रियाओं कोई सुधार नजर नहीं आ रहा है। वो खास अखिलेश यादव से खुश नहीं। देखिए, वो चाचा हैं और चाचा की नाराजगी होती है, चाचा मना भी लिए जाते हैं और चाचा और भतीजे का एक रिश्ता बड़ा नाजुक रिश्ता होता है, स्नेह का रिश्ता होता है। तो उसके विषय में हम और आप कुछ बोले कोई मतलब नहीं बनता है। उसी दिन पूरा हो जाना चाहिए था। नहीं, मैं मुद्दे की बात पे आ रहा हूँ। मुद्दे की बात ये है कि आज की तारीख में देश की जनता त्राहिमाम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए कभी बुलडोजर ले आती है, कभी दंगे करवा देती है, कभी सांप्रदायिक माहौल खराब करा देती है और कभी जो प्रमुख विपक्षी दल हैं जो उनको टक्कर देने वाले हैं उनके सहयोगी दलों के ऊपर ईडी सीबीआई उस तक का दबाव बना के और उनके अंदर विखंडन करने का काम करती है। जनता इस चीज को जान चुकी है और इस बार 2024 का जो चुनाव होगा वो खासियत इनके महंगाई के ऊपर होगा, इनके फेल्योर के ऊपर होगा और जनता इनके खिलाफ मतदान करेगी। आप कह रहे हैं जनता सब कुछ जान चुकी है। विधानसभा चुनाव से पहले भी कहा गया था कि जनता सब कुछ जान चुकी है, बीजेपी की पोल खुल चुकी है, लेकिन फिर भी वोटों को देखकर कहा गया कि अब क्या, रिजल्ट्स देखे गए, उसके बाद कहा गया अब क्या, वो बातें कहाँ चली गई। चलिए फिलहाल आप बने रहिए, मैं आपसे टिप्पणी लूंगी, आपकी प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन ओपी जी, विखंडन की बात आ रही है सामने बीजेपी के। जी जी, नहीं, अच्छी बात है नवीन जी का, अगर इससे संतोष होता है कि भारतीय जनता पार्टी में विखंडन है तो कम से कम इससे उनको संतोष तो है कि चलिए हमारे यहाँ विखंडन है तो कोई बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी में भी विखंडन है। भैया नवीन जी, आपकी पार्टी और आपके नेता सलामत रहे, ये हमारी दुआ। हम क्यों ताक झांक करें, हम क्यों तोड़ मरोड़ करें? तोड़ मरोड़ ताक झांक वहां होता है जब सरकार खतरे में होती है। जनता ने जनादेश दिया है, पूर्ण बहुमत के दिया है, 37 साल का रिकॉर्ड तोड़ करके हम जो है दोबारा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए हैं और जनता ने आपको भी जनादेश दिया। आपको जनादेश दिया है कि आप विपक्ष में बैठ करके जो विपक्ष की भूमिका है उसका निर्वाह करिए, रचनात्मक निर्वाह करिए और हमारी सरकार में अगर कोई त्रुटि होती है, कोई गलत कदम उठाते हैं तो आप सड़क से लेकर के और विधानसभा और संसद तक
जमकर विरोध करिए। नवीन जी, भैया अर्पणा यादव आई थी जब हमारी पार्टी में, तो हम उनको निमंत्रण पत्र भेज के नहीं लाए थे। उन्होंने का बयान क्या दिया था कि मुझे परिवारवाद से ज्यादा राष्ट्रवाद प्रिय है, और मैं इस सपा परिवार में रह करके, पार्टी और परिवार में रह करके मैं त्रस्त हो चुकी हूँ। कल अगर शिवपाल यादव आते हैं तो शिवपाल यादव के आने से मेरी सरकार में क्या फर्क पड़ने वाली है? सरकार तो आपके नेता के करनी की वजह से वो आहत है और उनको कहीं रास्ता नहीं मिल रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, लेकिन अगर वो कहते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी में आना चाहता हूं तो इसमें मेरा क्या दोष है? तोड़ मरोड़। और दूसरी बात, आपने नवीन जी बहुत अच्छा ढूंढा सवाल का जवाब कि देखिए आपके लक्ष्मीकांत का क्या हुआ, देखिए उनका क्या हुआ। अरे भाई, हमारे यहाँ तो तमाम नेता हैं। कल कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन प्रदेश अध्यक्ष होगा, कौन मंत्री होगा, कौन जो है राष्ट्रपति होगा, कौन जो है केंद्रीय मंत्री होगा, इसका मीडिया और बड़े बड़े चाणक्य राजनीति के अनुमान नहीं लगा पाते। लेकिन आपकी पार्टी में क्या होगा? मुलायम सिंह होंगे, मुलायम सिंह के परिवार वंशवाद में इसका अखिलेश को मिलेगा, मायावती बनेगी, उनका भतीजा आकाश आनंद बनेगा। कांग्रेस में क्या होगा? राहुल गांधी बनेंगे, प्रियंका वाड्रा बनेंगे, क्योंकि सोनिया और जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के खानदान के। तो आप लोगों की कोई राजनीतिक विरासत तो है नहीं। आप लोग तो परिवारवाद, जैसे किसी जमाने में राजा होता था, उसका बेटा लायक हो या नालायक हो, राजकुमार वही होता था और ताजपोशी उसकी राजा के उसको होती थी। उसके कारण आप ओपी जी, मेरा एक सवाल आपसे रहेगा, उस पर आपकी प्रतिक्रिया जानूंगी, और वही सवाल नवीन जी आपसे भी रहेगा। ओपी जी, मेरा सवाल, आजम खान की नाराजगी सामने आ रही है, अब्दुल्ला आजम भी उन्हीं की तरह नाराजगी जता रहे हैं, इधर शिवपाल सिंह यादव की तो पहले से नाराजगी सामने आ ही रही है। अगर देखा जाए, क्योंकि ये भी कई कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है आजम खान पार्टी छोड़कर अपनी एक अलग पार्टी बनाए, लेकिन अगर वो बीजेपी का रुख करते हैं, क्योंकि देखा जाए तो टकराव देखा गया 36 का आंकड़ा आजम खान और बीजेपी के बीच में, तो किस तरह की तस्वीरें रहेंगी? कोमल जी, पहली चीज तो यह है कि अगर कल आजम खान समाजवादी पार्टी छोड़ते हैं, अपनी पार्टी बनाए या किसी पार्टी में जाए, तो नवीन जी यही बात कहेंगे कि भैया ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये सब तोड़ फोड़ किया। भाई आजम खान, मैं मानता हूं इनकी पार्टी के कद्दावर नेता, और उनको आगे करके इन्होंने मुस्लिम वोटों को लेने का प्रयास किया। तो भैया अगर मुस्लिम वोट के तो आप जो है इतना हिमायती हो, तो आप मुस्लिम के लिए खड़े हो। मेरा ये कहना व्यक्तिगत कि आजम खान के बारे में पिछले 2-3 सालों में जब भी डिबेट हुई, समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता थे या नेता क्या कहते थे? देखिए, आपने आजम खान को गलत फंसाया है, आपने आजम खान को बकरी चोरी में और किसमें आपने पुस्तक चोरी में फंसाया। भैया अगर आजम खान को हमने गलत फंसाया है, तो आप क्यों नहीं आजम खान के लिए विधानसभा से लेके सड़क पर उतरे? कितनी बार उतरना चाहिए ना कि आजम खान को गलत। आपको पता है कि उन्होंने गरीब मुसलमानों का, दलितों का और सरकारी जमीन किस प्रकार से कब्जा किया है, उसको भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे लोगों को, अहंकारियों को, उसको जो है खाली कराया। आप क्यों नहीं सड़क पर उतरे? आजम खान के कद्दावर नेता थे, केवल 3 साल में एक बार अखिलेश यादव मिलने गया। अगर उनकी नाराजगी है, उनका बेटा, उनका प्रवक्ता, उनका समर्थक अगर आपके खिलाफ बोल रहा है, समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता आपके खिलाफ बोल रहे हैं, मैं नवीन जी इसी सवाल को लेकर आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। ठीक है ओपी जी, सुन लिया आपकी बात। नवीन जी, दूसरी बात यह है कि आप अपना घर सुधारने की बजाय आपको भारतीय जनता पार्टी की पड़ी है। चलिए, ये तो वक्त बता देगा किसका घर सुधर रहा है, किसका नहीं। नवीन जी, मेरा सवाल आपसे, अगर आजम खान को लेकर हम बात करते हैं तो पार्टी से अलग होने की भी बात सामने आ रही है, अलग पार्टी बनाने की। ओपी जी ठीक है ओपी जी, आपका वक्त मिल गया, आपको दूसरे को दे दीजिए। ठीक है नवीन जी, आपसे मेरा ये सवाल कि अगर आजम खान अपनी पार्टी अलग बनाते हैं या फिर वो बीजेपी में चले जाते हैं, किस तरह से, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव अलग होते हैं, अगर आजम खान अलग होते हैं, अब्दुल्ला आजम चले जाते हैं, पार्टी बहुत ज्यादा अकेली हो जाएगी, किस तरह से मैनेज करिएगा? देखिए कोमल जी, ये फ्यूचर फोरकास्टिंग का प्रश्न आपने कर दिया है। नाराजगी जिस तरह से सामने आ रही है, नाराजगी जिस तरह से सामने आ रही है, उस हिसाब से कयास लगाए जा रहे हैं। कोई नाराजगी नहीं है, उसी और मैं कयास आपको बता दूं, अगले बिहाफ पर मैं जवाब चाह रही हूं। अगले 8 से 10 दिन के अंदर आजम खान साहब बाहर आने वाले हैं, जमानत उनकी होने वाली है, ये मैं आपको अपडेट कर दूंगा आपके चैनल के माध्यम से।
और जब वो बाहर आ जाएंगे उसके बाद उनके साथ बैठक होगी, आगे की रणनीति बनाई जाएगी। 2024 का चुनाव किस तरीके से हम लोगों को लड़ना है उस पर मंथन होगा। और जिस तरीके की फोरकास्टिंग की जा रही है, जिस तरीके के एक माहौल भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल के द्वारा क्रिएट किया जा रहा है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये केवल सपना देखे भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उनको ये पता है अच्छी तरीके से कि 2022 के चुनावों ने 2024 की पटकथा लिख दी है और उसी से ये घबराए हुए हैं और कोई इनका कारण नहीं है। इस बीच यही एक कड़ी पड़ती है विधान परिषद के चुनाव, उनको लेकर क्या टिप्पणी देंगे? देखिए, विधान परिषद के चुनावों में जिस तरीके की अराजकता हुई दुनिया ने देखा है। एटा के अंदर मैं बता देता हूं, एटा के अंदर पर्चे छीने गए, मारपीट की गई प्रत्याशियों के साथ में और बाद में वो पर्चे खारिज कर दिए जाते हैं। वो पर्चों का क्या हुआ? आपने पर्चे छीन लिए, साइन किए हुए पर्चे, तो उसके बाद उसमें दूसरा कोई कॉलम आपने ब्लैक इंक से 2 कलर की इंक इस्तेमाल करके भर दिया, उसके पर्चा खारिज करा दिया। ये सब टैक्टिक्स करके अल्टीमेटली छल बल और कपट का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती है। नवीन जी, 1-2 जगह की बात अलग होती है, हर जगह की बात, एक भी सीट नहीं है, एक भी अगर हम बात करें, आपने एटा का नाम लिया, और भी जगहों के नाम ले सकते हैं। मैं बनारस का नाम ले देता हूँ। नहीं, मैं कोमल जी बनारस का नाम बिल्कुल लीजिए। नहीं, बनारस का इसलिए लूंगा, ये तो चुभती जिस जगह से, नहीं कोमल जी, जिस जगह से देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री चुनाव जीत के आते हैं, वहां एक निर्दलीय बाहुबली की पत्नी चुनाव जीत जाती है एमएलसी का। और मैं आपको बता दूं, मैं इटावा से आता हूं। इटावा में हमारे यहाँ 24 जिला पंचायत सीटें हैं, 8 ब्लॉक हैं, जिसमें एक भारतीय जनता पार्टी का ब्लॉक प्रमुख है, 7 समाजवादी के हैं। 24 में से 23 ब्लॉक प्रमुख समाजवादी पंचायत सदस्य समाजवादी के हैं, 1 भारतीय जनता पार्टी का है। वहां सुन लीजिए, वहां 90% वोट आप मैनेज कर लेते हैं भाजपा के पक्ष में एमएलसी का, और बनारस आपसे मैनेज नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री का क्षेत्र है। चलिए, ये तो इसका मतलब क्या है? तो सवाल हमेशा ही खड़ा इसका मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी बाहुबलियों और माफियाओं के साथ खड़ी हुई है। नहीं, ये सवाल हमेशा के लिए बीजेपी के सामने खड़ा रहेगा, लेकिन सपा के सामने कितनी बड़ी चुनौती है ये आप भी जानते हैं और हम सभी जानते हैं। फिलहाल आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो समाजवादी पार्टी के सामने कितनी बड़ी चुनौती है, 2024 में जीतने का दावा तो किया जा रहा है, लेकिन परिणाम किस तरह के रहेंगे ये वक्त बताएगा, क्योंकि नाराजगी अभी खत्म नहीं हुई है, लगातार बढ़ती जा रही है। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में तय। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।